नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तूफान पर तूफान, अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से आगे बढ़ रहा है। खतरनाक अंदाज में पूरी ताकत के साथ चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई दे रही है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश मूसलाधार वहां पर इस वक्त हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अब किसी भी वक्त गुजरात के तट से टकरा सकता है बिपरजॉय तूफान। तूफान के असर से निपटने के लिए सरकार, प्रशासन दोनों की ही तरफ से जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। तटीय इलाकों को खाली कराया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है, वो इसलिए ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। एनडीआरएफ कोस्ट गार्ड की टीम को तैनात किया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। आज हम हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं मौसम विभाग और दूसरी एजेंसियां क्या कह रही हैं इस तूफान के बारे में। जखाओ से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में इस वक्त तूफान है। आधी रात तक माना जा रहा है लैंडफॉल जारी रहेगा। मौसम विभाग का यह कहना है कि कुछ ही देर के बाद से बेहद करीब आने के बाद तटीय इलाके से जखाव में ये टकरा सकता है। तूफान के लैंडफॉल से पहले भारी आंधी आई हुई है और 130 किलोमीटर की रफ्तार है इसकी इस वक्त, हवाओं की रफ्तार। द्वारका में जो हम आपको बता रहे हैं, और अब किसी भी वक्त टकरा सकता है। लेकिन उससे पहले इस पूरे इलाके में तेज बारिश, तेज आंधी चल रही है। आइए आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं इस पर एक्सपर्ट। जब अब काउंटडाउन चालू हो रहा है और तूफान बिल्कुल नजदीक है, तब तक जिसको रेस्क्यू जहां से भी स्थानांतर करना था, शेल्टर होम में ले जाना था, सबको ये व्यवस्था हो गई। कच्छ जिले की जो मैं पर्टिकुलर बात करूं तो करीबन 47,000 से भी ज्यादा लोगों को अपने शेल्टर होम में ज्यादा सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। वहां पर भी खाने पीने की सुविधा हो, लाइट की सुविधा, हेल्थ फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज घर में मिलती है वो सब प्रकार की उन्हें वहीं पर मिल जाए। मानसून का जो अभी ट्रैक है वो आईएमडी ऑफिशियल्स के बताए अनुसार थोड़ा सा जखाऊ की तरफ लैंडफॉल करेगा और वो लैंडफॉल लगभग 10 बजे शाम को होगा, लेट इवनिंग में नाइट के आसपास होगा। और विंड स्पीड जो है, जो पहले 130 प्लस थी, वो अभी घट करके 115 से 125 है। लेकिन बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए हमको अलर्ट रहना ही होगा। बारिश की संभावना कच्छ, बनासकांठा, पाटन में 15 और 16 तारीख को है। एनडीआरएफ को साइक्लोन का अच्छा अनुभव है और हमें एक अनुमान रहता है कि किस तरह की स्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं। इसमें विशेष करके बाढ़, एक तो स्टॉर्म सर्ज भी आता है साइक्लोन में, जो टाइड को रीइंफोर्स करता है, तो बड़ी ऊंची वेव्स 3 से 6 मीटर की आती हैं, तो पानी अंदर तक धकेल देती हैं। फ्लडिंग होनी पॉसिबल है उससे और रेनफॉल से। तो हमारे पास फ्लड में रेस्क्यू के सारे उपकरण, बोट्स वगैरह उपलब्ध रहते हैं। जिस तरह आपने कहा कि पेड़ गिरते हैं, पोल्स गिरते हैं, तो उसको कैसे जल्दी क्लियर करना है और जनजीवन को सामान्य करना है, हमारे पास तमाम तरह के कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ताकि उसको हम क्लियर कर पाएं। कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन लगातार चले जा रही हैं। हमने पहले जो थे जहाज समुद्र में रखे हुए थे ताकि हम सबको, मरीनर्स को, फिशरमैन को वार्न कर सकें। अब हमने वो जहाज हार्बर में रेडी रखे हुए हैं, सर्च एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ मोड में। बस हमने उनको पोल्यूशन रिस्पांस मोड में भी तैयार रखा हुआ है। हमारे 3 बड़े जहाज ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, 4 फास्ट पेट्रोल वेसल्स और 8 इंटरसेप्टर बोट्स गुजरात में तैयार हैं। हमारे पास 3 डॉर्नियर, 1 ALH गुजरात में है, 4 डॉर्नियर्स, 4 चेतक और 1 ALH हमारा दमन में तैयार है। किसी भी आपदा को मदद पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। गुजरात में लोग काफी डरे हुए हैं और गुजरात में जो डर है उसको कैसे लोगों को समझाया जाए, इसीलिए हमने अजीत त्यागी जी, पूर्व डीजी हैं आईएमडी के, हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, हम दिखा रहे हैं ये जो लाल नोट हम दिखा रहे हैं, ये वो साइक्लोन की जगह इस वक्त है जखाओ में, जहां वो टकराने वाला है। एक बार अगर आप बता दें, हमने वक्त के हिसाब से जो इसकी स्पीड है, रफ्तार है, जिस रफ्तार से ये टकराने वाला है गुजरात के बॉर्डर पर, उस पर ये ग्राफ बनाया है। अगर आप हमारे दर्शकों को करीब जाकर बता सकते हैं। तो ये साइक्लोन का ट्रैक है, जो कि पूर्व ट्रैक है, ये जो काली लाइन से दिखाया गया है, और ये इसकी अभी की वर्तमान स्थिति है और ये इसका फोरकास्ट है, जो कि ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा जखाऊ के पास में, इसके बाद में वीकन होकर
ये नॉर्थ गुजरात और राजस्थान में टकराएगा, उसके बाद ये वीकन होकर गुजरात और फिर राजस्थान की तरफ उधर जाएगा कल सुबह। ठीक है। तो 69 नॉट्स जो इस वक्त हम यहाँ लिखा दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर 41, इसका क्या अर्थ है अगर आप हमारे तो इसको किलोमीटर में अगर परिवर्तित करेंगे तो ये 115 से 125 किलोमीटर 125 के आसपास 125 के आसपास किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब इतनी दूरी है इसकी अभी। हाँ, ये जखाऊ से 80 किलोमीटर दूरी पर। अब हमको ये देखना होगा कि ये जो चक्रवाती हवाएं हैं, हाँ। ये तो इसका केंद्र है, हाँ। पर हमारी चक्रवाती हवाएं हैं और मूसलाधार वर्षा और स्टॉर्म सर्ज, ये तीन साइक्लोन के साथ जो आपदाएं होती हैं, ये होती हैं तीनों। इनका जब तटीय क्षेत्रों में इनका प्रभाव होता है तो ये क्यूमुलेटिव जो आपदाएं हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जान की जो हानि है उसको बचा सकें। तो इसके लिए इवैक्यूएशन। सबसे अच्छी बात इस साइक्लोन में ये रही कि इसकी जो पूर्वानुमान था, सटीक पूर्वानुमान 5 दिन पहले से दिया जा रहा था, उसके अनुरूप जो तैयारियां हो रही हैं पिछले 3 से 5 दिन में, ये बहुत अभूतपूर्व है। तेज हवाएं, भारी बारिश, ये सब साथ में जो होता है। और ये बताया जा रहा है कि अरब सागर में अब जो इस तरह के साइक्लोन आ रहे हैं वो ज्यादा दिन लास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 8-10 दिन रह सकते हैं। इसके बाई में आप ये भी देख सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट के तौर पर कई जगहों में पानी जल जमाव बहुत ज्यादा हो सकता है। देखिए अगले 6 से 12 घंटे अभी तक इसका जो प्रभाव शुरू अब होगा। अब शुरू होगा प्रभाव, बिल्कुल, क्योंकि क्लाउड बैंड अब इनलैंड हो रहा है। ठीक है, हवाएं तेज चल रही हैं, तो हवाओं का और रेनफॉल का दोनों का सम्मिश्रण अगले 6 से 12 घंटे बहुत जरूरी है, जो इसका के प्रभाव देखने के लिए। और इससे हमको पूरा बचाव जो भी है, अगले कुछ घंटे बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है, मिडनाइट तक बहुत क्रूशियल है, रात के 12 बजे तक। और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति जैसे ही अंदर होगा और वीकन होगा तो वो होगी। तो इसलिए सब तैयारियां हो चुकी हैं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, बस सुरक्षित रखें। इसीलिए धारा 144 भी लगाई गई है। ये सब बैठिए, ताकि अगर आप इन इलाकों में हैं तो आप संभल के चलिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि पहले से ही जानकारी इस बार पहले से आ गई थी। सटीक तरीके से इसका मुकाबला करने की भी तैयारी की गई है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं जिसकी वजह से डरा जाए। लेकिन हाँ, जो एहतियाती कदम उठाने की बात की गई है वो जरूर आप उठाएं। लोगों को घरों के अंदर ही रहने को गया है, और जो ज्यादा डेंजर प्रोन इलाके हैं उसको तो पूरी तरह से इवैक्यूएट करा ही लिया गया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ अतुल करवाल साहब जो कि डीजी हैं एनडीआरएफ के, वो जुड़ रहे हैं। डीजी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि लोगों में बड़ा डर है और खतरा वो समझ रहे हैं। ओवरऑल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, किस तरह की जानकारी आप तक पहुंच रही है, क्या इनपुट्स हैं, और किस तरह से आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस की तैयारी करके इस वक्त वहां पर मुस्तैद हैं? अतुल साहब। अंजना जी, ये गुजरात में मोस्टली इम्पैक्ट होगा और 8 जिले जो सौराष्ट्र के हैं, इन पर्टिकुलर कच्छ में इम्पैक्ट मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी है। इसका जो एक मूल्यांकन किया गया था उसके आधार पे एनडीआरएफ की टीम्स, गुजरात में 18 टीमें तैनात हैं, 12 टीम्स एसटीआरएफ की तैनात हैं। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी अलर्ट पे हैं, लोकल पुलिस अलर्ट पे है, रेवेन्यू अलर्ट पे है, और काफी तैयारी इन डेप्थ यहाँ पे हुई है। गुजरात सरकार ने लो लाइंग और वल्नरेबल विलेजेस में से 1 लाख से अधिक लोगों को इवैक्यूएट किया है, होर्डिंग्स रिमूव की हैं, 4000 से अधिक प्रेग्नेंट लेडीज को शिफ्ट किया है, काफी टीमें तैयार की हैं जो रिलीफ और रिकवरी में मदद करेंगी। 800 ऑलमोस्ट 900 टीमें तैयार हैं, तो काफी डेप्थ में तैयारी हुई है और आशा है कि इससे हम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी मिनिमाइज कर पाएंगे। अतुल साहब, मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन दोनों पर मेरा अगला प्रश्न है कि कितना बड़ा, क्योंकि लोगों में बड़ा डर है, क्या करीब आते आते और स्पीड तेज हो जाएगी? कुछ खबर आई पहले कि अब तेज और हो रहा है ये तूफान, और कितने देर तक असर इसका रह सकता है? जो फोरकास्ट है वो है कि 120 से 130 की गति विंड की रहेगी और 140 तक गस्ट हो सकता है, तो इतनी फोर्स रहेगी। और लैंडफॉल के बाद में इसकी गति कम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जो फोरकास्टेड है कि 60 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी लैंडफॉल के कुछ घंटों के बाद, और राजस्थान पहुंचने तक और स्पीड कम हो जाएगी। इसकी स्पीड अभी कोई 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है, और ये 4:30 की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जखाऊ से कोई 100 किलोमीटर दूर है।
तो जैसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि रात में 9-10 बजे के आसपास लैंडफॉल होने की पॉसिबिलिटी है और मिडनाइट तक ये लैंडफॉल के बाद आगे निकल जाएगा। बारिश के कारण जो पानी इकट्ठा होगा, स्टॉर्म सर्ज जो आएगी, इसके कारण टाइड को रीइंफोर्स करते हुए उससे फ्लडिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो उसका जो असर रहेगा फ्लडिंग का वो तो कुछ समय तक रहेगा, लेकिन काफी जो ब्रंट है उसका वो पहले कुछ घंटों में निकल जाएगा। अच्छा सर, लेकिन तो डैमेजेस कितना होगा उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि हम उसको रिकवर करने में कितना समय लगाते हैं। बिल्कुल। लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग क्या है सर? क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य सरकार है, प्रधानमंत्री की भी नजर है। लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग, ये सब कैसे कर रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री साहब ने इसका एक रिव्यू लिया था, एमएचए में भी इसका रिव्यू हो रहा है। तो हमारे जितने कंट्रोल रूम्स हैं, एनडीआरएफ का, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, ये सारे कोऑर्डिनेटेड हैं। रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलती है आईएमडी से, इसका फोरकास्ट क्या हो रहा है। तो इन पैरेलल इंफॉर्मेशन जाती है और जो जो इंफॉर्मेशन हम डिप्लॉयमेंट में चेंज करते हैं, स्थिति जो चेंज हो रही है उसकी आर्ली रिपोर्ट सबको पहुंच जाती है। तो मेरे पास 1-1 घंटे में रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ कितनी बारिश है, कितनी विंड स्पीड है, वहाँ पे क्या मेजर लिए गए हैं। अच्छा। तो हम अपना जो रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंगली अडेप्ट करते रहते हैं फॉर बेस्ट कोऑर्डिनेशन। और लोगों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि देखिए इस पूरे इलाके ने बहुत सारे ऐसे चक्रवात, बहुत सारा भूकंप, बीते दिन भी 3.3 तीव्रता का भूकंप आ गया था। तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है इस चक्रवात को लेकर। जो लोग तटीय इलाके के और पूरे भारत में इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? आपको काफी हिदायतें मिली हैं राज्य सरकार की तरफ से, रेस्क्यूअर्स की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से। उसका जरूर पालन करें। उसमें विशेषकर जो साइक्लोन के दरमियान आपको ध्यान देना है, उस पर ध्यान देने की अब से जरूरत है। काफी लोग मैंने देखा कि बाहर निकले हुए हैं फोटोग्राफी करने के लिए या सेल्फीज लेने के लिए। उसको अवॉइड करें काइंडली, क्योंकि हवा से कई चीजें टूट के उड़ के लोगों को लग सकती हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बन के। इसीलिए होर्डिंग्स बड़ी मात्रा में निकाली भी गई हैं। तो आप सुरक्षित रहें, इंडोर्स रहें, और जो खबर स्प्रेड की जा रही है थ्रू द रेडियो, थ्रू द टीवी, उसको सुने, समझें और अपना ध्यान रखें। रूमर्स पे बिलीव ना करें और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उसी को आप ध्यान में रखते हुए कंडक्ट करें। और जब तक ये इसका ब्रंट पूरा पसार नहीं हो जाता, तब तक अपने आप को आप घरों से बाहर ना निकालें और अंदर रहें आप। ठीक है अतुल साहब, एक सवाल और है मेरे मन में, और वो ये कि शायद लोग इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि अभी ये खबर कुछ देर पहले आई थी कि रफ्तार बढ़ रही है इसकी। चक्रवात जैसे जैसे लैंडफॉल, जैसे जखाऊ वाले एरिया में टकराने वाला है, इसकी रफ्तार तेज हो रही है। आपको हर घंटे रिपोर्ट आ रही है, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है इस पर? इस बात में सच्चाई नहीं है। जो इंटेंसिटी पहले थी वही इंटेंसिटी अब भी दिखाई गई है। 4-5 किलोमीटर का फर्क है। जैसे कि पहले 115 से 125 बताया जा रहा था, अभी 120 से 130 बताया जा रहा है। गस्ट्स की स्पीड पहले 140 थी, 145 बताई जा रही है, लेकिन ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और हमने इसको फैक्टर इन करके ही हमारी तैयारी की है। तो जो तैयारी के फाउंडेशंस हैं, प्रेडिक्शन के फाउंडेशंस हैं, उसमें खास फर्क नहीं है। सो थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड। धन्यवाद आपका अतुल करवाल साहब, डीजी एनडीआरएफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त कच्छ इलाके से, गोपी गांगर और आशुतोष मिश्रा, दोनों डटे हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं ये दिखाने के लिए लगातार बने हुए हैं आज तक पर। सबसे पहले आपके पास आते हुए गोपी, जहां पर आप खड़ी हैं, क्या सूरत है? और हमने डीजी साहब से भी एनडीआरएफ की बात की, माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त जखाऊ वाले इलाके में ये लैंडफॉल हो सकता है, टकरा सकता है, और उसके बाद अभी से ही परिस्थितियां तेज बारिश, तेज आंधी की वजह से चुनौतीपूर्ण बन गई है। गोपी, बिल्कुल देखिए, तेज हवा की वजह से चुनौतीपूर्ण जरूर हो चुकी है। इस वक्त हम मानवी के ही इलाके में मौजूद है और यहाँ पे अगर आपको दिखाती हूँ ये जो दृश्य है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े होर्डिंग्स है वो गिर गए। हालांकि जो होर्डिंग्स है पहले ही उनको नीचे उतार लिया गया था, ताकि अगर वहाँ से कोई इंसान गुजर रहा है तो होर्डिंग उसके ऊपर ना गिरे और कहीं डैमेज ना हो। लेकिन हवा की तेज रफ्तार की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बड़े होर्डिंग्स हैं वो टूट चुके हैं। और इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए, ये कच्चा साइड था जहाँ पे
जो एक छोटा सा ढाबा टाइप चलता था वो पूरा टूट चुका है। अब प्रशासन लगातार ये कह रहा है कि लोग पक्के कंस्ट्रक्शन में रहे, उसका मकसद ही यही होता है, क्योंकि इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं या छोटे ढाबे होते हैं या छोटी जो कच्चे कंस्ट्रक्शन रहते हैं वो अक्सर इस तरीके की हवाओं को झेल नहीं पाते हैं और वो टूट जाते हैं। ये सिर्फ मांडवी का एक इलाका है जहाँ पे इस तरीके से हमें दिखाई दिया है। आगे कई पेड़ भी गिरे हैं, हालांकि प्रशासन जो है यहाँ पे और उन्होंने सारी तैयारियां कर ली है कि कहीं सड़क ब्लॉक ना हो जाए, क्योंकि और भी साइक्लोन अभी टकराना बाकी है तो और तेज हवाएं चलेगी और इसके चलते यहाँ पे पूरी तैयारी की गई है। हालांकि जो तेज हवाएं सुबह से यहाँ पे चल रही थी, करीब 10 बजे के आसपास से तेज हवाएं यहाँ पे चल रही, तो उसका असर धीरे धीरे यहाँ पे दिखना जो है वो शुरू हो गया। कहीं ना कहीं इस तरीके से होर्डिंग्स जो है, बैनर्स जो है, साथ ही जो कच्चे कंस्ट्रक्शन है वो अब टूटे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अंजना। बिल्कुल आशुतोष, गरजता समंदर, बरसता आसमान, क्या होगा जब तट से टकराएगा बिपरजॉय? क्या सूरत इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं और क्या हालात बनते दिख रहे हैं? अभी तो सिर्फ अंजना, अभी तो सिर्फ आगाज है और ये जैसे कि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एक तो इसको आने में डिले होगा, डिले होने के बाद उसकी जो पूरी क्षमता, पूरी वेलोसिटी से जो किनारे पर आएगा उसमें तो और समय लगेगा। यानी जब आधी रात के समय ये शहर सो रहा होगा तब तटीय इलाकों के ऊपर से वो विपदा गुजर रही होगी और सुबह जब आंखें खुलेंगी तब वो देखेंगे कि इसने कितना कहर बरसाया है। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ मांडवी के सबसे मशहूर विख्यात स्वामीनारायण मंदिर में हूँ और हवा के इस प्रकोप ने कैसे मंदिर के अंदर तबाही मचाई है। ये दरअसल उस मंदिर का आंतरिक हॉल है। ये एस्बेस्टस की शीट के नीचे कई सारे ऐसे पोर्शन मेटेलिक बनाए गए हैं। दरअसल ये वो इंसुलेट करते हैं और इसके सहारे बहुत सारी लाइट लगी हुई। लेकिन तूफान इतनी तेज है, ये जगह जो समुद्र का किनारा है अगर रेडियस में आप नापे तो 2 किलोमीटर से ज्यादा पीछे है और इसके बीच में सैकड़ों ऐसे मकान हैं, आप समझिए कि जो अवरोधक का काम करते हैं। उसके बावजूद हवा किस तरह यहाँ पहुंची है कि पूरा स्वामीनारायण मंदिर का जो हॉल है, एक एक करके हिस्से धीरे धीरे ये मेटल शीट टूट रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से ये पूरा हिल रहा है और इन्हीं के सहारे बर्फ है। और अगर ऐसे ही चलता रहा रात भर में तो शायद सुबह तक छत का ये नीचे का हिस्सा न टिके। और तमाम यही चेतावनी दी जा रही थी कि जो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्वामीनारायण मंदिर का दूसरा हिस्सा है, यहीं पर जो है रेस्क्यू बोट और बाकी सारी चीजें व्यवस्था के तौर पर भी रखी गई है। हाई मास्क लाइट जो है उसे उतार दी गई है। पेड़ देख रहे हैं आप दबाव से किस तरह नीचे झुक रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा आखिर इसमें कितनी ताकत है। और चूंकि अभी ये शुरुआती दौर है, जब इंटेंसिटी के साथ रात के 2 बजे 3 बजे तक उसका असर यहाँ दिखाई पड़ेगा तो संभवतः सुबह जो है ज्यादातर रास्तों पर टूटे हुए पेड़ मिलेंगे, बिजली के खंभे मिलेंगे, टेलीकॉम टावर मिलेंगे। और हाँ, अभी हवा की रफ्तार बढ़ेगा, समझिए कि उसके सामने खड़े होना भी बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, खड़े होना भी मुश्किल है। शाम होते होते अब 6 बज चुके हैं और गोपी धीरे धीरे जो हवाएं हैं वो भी तेज हो रही हैं। दरअसल अब वो जो साइड इफेक्ट जिसकी बात हम लोग वेदी साहब से भी कर रहे थे कि साइड इफेक्ट जिसमें भारी बारिश, तेज हवाएं इस पूरे इलाके में है, क्या पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है? हम माने कि अब कम से कम लोगों का जानमाल का नुकसान हो सकता है, कुछ बिल्डिंग्स जो वहां पर है उनको नुकसान हो भी जाए, लेकिन लोग नहीं है, इवैक्यूएट करा दिया गया है पूरे इलाकों को जो डेंजर जोन्स है। बिल्कुल अंजना, बिल्कुल अंजना, जितने भी लोग समुद्र के किनारे पे रहते हैं, कच्छ के अंदर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है। यहाँ तक कि जखाऊ पोर्ट जो है, जखाऊ पोर्ट के पास जो फिशरमैन कॉलोनी बनी हुई है वो पूरी कॉलोनी को खाली करवा दिया गया है। तो ये पूरा जो इलाका है, चाहे 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस का जो पूरा इलाका था उसको खाली करवा दिया गया है। जखाऊ और उसके आसपास का नारायण सरोवर को खाली करवा दिया गया है, वहां पे कोटेश्वर आता है वहां पे खाली करवा दिया गया है। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है, जो भारत पाकिस्तान के बीच का जो क्रिक का इलाका आता है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बीएसएफ वहां पे तैनात रहता है। बीएसएफ की कुछ चौकियां जो ऐसी है जो बीच समुद्र क्रिक के अंदर बनी हुई है, वहां पे भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि जहां जान का नुकसान ना हो। कुछ पक्के स्ट्रक्चर है, वहां पे कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी सारे जो ध्यान है
वो रखे गए हैं। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी यहाँ पे की गई है। साथ ही अंजना आपको बताऊं कि कम से कम, क्योंकि गुजरात सरकार लगातार पैनी नजर इस पर बनाए हुए है, गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार पूरे साइक्लोन को लेकर जो स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर बनाया गया है वहां पे वो मौजूद है। लगातार हर एक डिस्ट्रिक्ट, जो 8 प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो लोगों को रेस्क्यू सेंटर पर रखा गया है वहां पे भी लोगों को खाना पीना, ये सारी चीजें, जो मेडिसिन की जरूरत है, ये सारी चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका भी इंतजाम जो है उसका ब्यौरा भी लिया जा रहा है। साथ ही आपको बताऊं करीब 90,000 जितने लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। 7 डिस्ट्रिक्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है वो जामनगर, द्वारिका और कच्छ का डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जहां पे सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो यहाँ पे सभी जगह पर जो लोग हैं जो प्रभावित क्षेत्र में आते हैं उन सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवा दिया गया है। हालांकि जो मोरबी राजकोट का इलाका है जहाँ पे इसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन हाँ कहीं पे कुछ कम इम्पैक्ट होगा। तो लो लाइन इलाके में जहां भारी बारिश आ सकती है तो वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ की 5 टीमों को यहाँ पे तैनात कर दिया गया, क्योंकि कच्छ का इलाका है और यहाँ से अगर समुद्री रास्ते देखा जाए तो ओखा का इलाका, जो द्वारिका का इलाका है, वो मुश्किल से 50 या 60 नॉटिकल माइल्स है। तो वैसे में वहां के इलाके में जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड को भी स्टैंड बाय पे रखा गया है। स्टैंड बाय कोस्ट गार्ड के जो बड़े जहाज है, साथ ही हेलीकॉप्टर्स है, उसे स्टैंड बाय पे रखा गया है कि अगर इमरजेंसी में, क्योंकि ये पूरा क्रिक का इलाका है और क्रिक के इलाके में अगर कोई इंसान फंस जाता है और इस तरीके का चक्रवात होता है तो उसे बाहर निकाल पाना आम लोगों के लिए या किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसे हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी, कोस्ट गार्ड के जो हेलीकॉप्टर्स है उसे स्टैंड बाय पे रखा गया है, यानी तैयारी पूरी कर दी गई है। आज की रात हम कहेंगे कि आज की रात जो है वो खतरे की रात है। अब क्योंकि रात को साइक्लोन जो है वो 2 बजे के आसपास टकराएगा और उसका जो नुकसान है, कितना नुकसान होगा वो कल सुबह पता चलेगा। उसका अंदाजा जो है वो भी कल सुबह ही पता लगाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कोशिश ये पूरी की गई है कि जितने भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके उनको सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए। अंजना। बिल्कुल, सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जामनगर से इस वक्त जुड़ रहे हैं। सौरभ, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, जल्दी से बताएं। आवाज आ रही है सौरभ? अंजना, जो परिस्थिति है लगातार बिगड़ती जा रही है। देखिए अभी कुछ ही घंटों में तटीय इलाके से जो साइक्लोन टकराने वाला है, लेकिन जामनगर की हालत देखिए। ये बेड़ इलाके में हम मौजूद हैं और ये देखिए कितना सा बड़ा ये जो पेड़ है वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया है। सिर्फ ये पेड़ नहीं अंजना, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं लाइन से गिर चुके हैं। ये घर देखिए, ये घर के ऊपर ये बड़ा पेड़ ही नहीं लेकिन ये इलेक्ट्रिक का पोल, इसकी हालत देखिए। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक का पोल इस घर के अंदर गिरा है। कुछ लोग थे, हमें बोला जा रहा है कि उनके इवैक्यूएट करके नजदीकी जगह पर लेके जाया गया है। उनकी परिस्थिति क्या है वो अभी तक साफ नहीं है। लेकिन 2 गाय भी थी, वो भी इसके चपेट में आई थी, एक की मौत हो गई है और जो परिस्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह है। आप देखिए कि कितना बड़ा पेड़ है अंजना, ये पूरा का पूरा ये पेड़ जो इस घर पे गिरा है और उस घर पर सिर्फ ये पेड़ ही नहीं, साथ ही जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी गिर गया है और ये जो पूरा रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ की तस्वीरें देखिए, आपको लाइन से देखेंगे कि कितने सारे जो पेड़ है वो ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब यहाँ पर क्रेन्स को मंगाया जा रहा है, लेकिन एक क्रेन यहाँ पर बंद हो चुकी है तो दूसरी क्रेन को यहाँ पर मंगाया गया है। तो यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हमें जो बताया जा रहा है कि देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखिए, हवाएं कितनी ज्यादा तेज चल रही है। आपको आवाज से अंदाजा लगता होगा कि हवाएं अब कितनी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। आपको बता दें कि बारिश उतनी ज्यादा नहीं हो रही लेकिन हवाएं बहुत ज्यादा तेज है और किसी भी वक्त और पेड़ यहाँ पर गिर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा ये पेड़ था और ये इलेक्ट्रिक के पोल यहाँ पर, और ये सारा का सारा इस घर के ऊपर गिर चुका है। वो बाइक भी उसके अंदर आ गई है। घर के बर्तन आप देख सकते हैं वो बाहर पड़े हुए। लाइन से यहाँ पर आप पेड़ देख सकते हैं
जो नीचे गिर चुके हैं। गरीमत ये रही है अंजना, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई पहले से ही ऑफिशियल्स ने बंद कर दी गई थी। उनका ये कहना था कि अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई रहेगी और तभी ऐसे इलेक्ट्रिक पोल गिरते हैं तो किसी को करंट लग के उसकी मौत भी हो सकती है। तो इस इलाके में जहां पर इस वक्त हम मौजूद है वहां पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है। और अब जिस तरीके से परिस्थिति बदल रही है, देखिए जिस तरीके की हवा अब लगातार आ रही है और यहाँ पे हालात और खराब हो गए। तो अगले 2 घंटे में जो विंड स्पीड है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहे और जब अंधेरा होगा तब रेस्क्यू ऑपरेशन करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है। मास्टक के तरफ से भी यही अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में बने रहे। एनडीआरएफ और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उनको कई ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि जहां पर पेड़ गिरे हुए, इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हुए हैं। और ये देखिए हवाएं अब कितनी ज्यादा तेज हो गई है, यहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है। और ये हाल है, ये जो पूरा का पूरा जो गांव है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है। यहाँ पर अब कोई भी राहत और बचाव की कार्य की जो गाड़ियां हैं वो नहीं जा सकती, क्योंकि इस पेड़ को जब तक हटाया नहीं जाएगा और कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए और क्रेन्स मंगाई जा रही है, तो क्रेन्स यहाँ पर आएगी और वक्त रहते ही यहाँ पर ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और जो विंड स्पीड है वो और ज्यादा हो जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। अजीत त्यागी पूर्व डीजी आईएमडी के तो हमारे साथ हैं ही। मेजर जनरल वीके दत्ता एनजीएमए के पूर्व कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जेके बंसल साहब एनजीएमए के पूर्व सदस्य हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि आप लोगों से चर्चा करें, हमारे साथ ब्रजेश दोषी द्वारका से जुड़ गए। ब्रजेश, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? तेज हवाएं दिख रही हैं, बारिश भी हो रही है। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है शाम के 4 बजे से जो है यही हालात है। तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है। मैं जो द्वारका का समंदर किनारा है उसी के पास हूँ और यहाँ पे जो समंदर में भी जो उफान है, पूरी तरह से समंदर उफान पे है। जो हाई टाइड्स है वो बयां कर रही है कि जो आने वाला तूफान है बहुत नजदीक है, बहुत करीब है और उसका असर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चाहे वो पेड़ हो, बिजली के खंभे हो या फिर कोई स्ट्रक्चर हो, पूरी तरह से जो है वो धराशायी होते दिख रहे हैं, क्योंकि जो हवा है वो काफी स्पीड से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति है वो अभी है और आने वाले 2 घंटे में ये गति जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी। तो यही चीज जो है, जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी दी गई थी कि यही सब चीजें होंगी, तो लोगों को यही ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरह से ये तेज हवाएं हैं लोग खड़े भी नहीं रह पा रहे, क्योंकि इसीलिए उनको कहा गया है कि आपको घरों में रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो 2 दिन के लिए सभी जो द्वारका के लोग हैं उनको कहा गया है कि जब तक तूफान जो है वो टकरा नहीं जाता और उसकी असर समाप्त नहीं होती तब तक आपको घरों में रहना है। यहाँ पे बिजली आपूर्ति जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि पावर सप्लाई अगर चालू रहता है तो जो ये खंबे हैं, जो बिजली के खंबे जो तेज हवाओं से गिर सकते हैं, तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता और इसीलिए यहाँ पे पावर सप्लाई भी बंद है। सिर्फ द्वारका नहीं, जो भी आसपास के इलाके हैं जहां पे तूफान का सीधा असर होगा, कच्छ के भी बहुत सारे इलाकों में जो है वो पावर सप्लाई बंद कर दिया गया है और यहाँ पे भी जामनगर से द्वारका तक आते हुए जितने भी गांव जो सीधा तूफान की चपेट में आने वाले हैं वहां पे जो है वो पावर सप्लाई बंद है। जब तूफान ये सैटेलाइट से तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, आप वहां की तस्वीरें दिखाइएगा जल्दी से। अगर सर आप इसको इंटरप्रेट कर दे 2-2 लाइन में, तीनों मेहमान आपके साथ शुरू करते हुए। देखिए सैटेलाइट पिक्चर से साफ दिख रहा है कि इस लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू होने वाला है। क्लाउडिंग ऑलरेडी लैंड के ऊपर आ गई है। अच्छा। और ये जो उसका सेंटर में जहाँ की ब्लैक डॉट है वो उसका सेंटर है, तो अनाज 2-3 घंटे के अंदर ये भी कोस्ट को क्रॉस कर जाएगा। पर ये जो एंटायर क्लाउड मास है इसको पार करने में 6 से 8 घंटे लगेंगे, तो अगले 6 से 8 घंटे या 12 घंटे बहुत क्रूशियल है। लेकिन एंटर कब करेगा लैंड में, वो आपको लग रहा है कि अब आधे घंटे 1 घंटे में, 1-2 घंटे के अंदर ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट शुरू हो गया है। जो शुरू हो चुका है क्लाउडिंग और रेनफॉल, जो हेवी रेनफॉल है, इससे पहले कि अगर आप सैटेलाइट पिक्चर देखेंगे तो मोस्टली इट वाज ओवर द ओशन, अरेबियन सी के ऊपर था। पर ये अब तो इसका जो डायरेक्ट प्रभाव है ये शुरू हो गया है और ये अब समय के साथ इसकी तीव्रता बढ़ेगी। अगले 6 घंटे, उसके बाद धीरे धीरे कम होगी। जनरल बंसल, देखिए जो इफेक्ट होता है साइक्लोन का, एक तो जो हिट होगा, लैंड की जो वेव है वो बहुत ऊंची हैं, 25 फीट तक जा रही हैं। इसके अलावा जो तेज हवाएं और बारिश हैं वो कुछ शुरू हो चुकी हैं और उससे जो ये पेड़ गिर रहे हैं, जो खंबे गिर रहे हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। जहाँ थे आपने देखा नीचे पूरा पानी भर गया है, पूरा पानी भर गया है, तो वाटर लॉगिंग हो गया है, बड़ी दिक्कत होगी, मच्छर पैदा हो जाएंगे और जो बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो वहां पे अभी जो है काफी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। हालांकि ये एक सेफ जगह में जो आ गए हैं वो सिर्फ
तट से 10 किलोमीटर दूर तक का एरिया खाली किया है, जहां पे कि वेव के आने का जो लहरें हैं उनका खतरा था। लेकिन बारिश से और हवा के प्रभाव से, फ्लड के हिसाब से और जो वेव का पानी होगा उससे बचाने के लिए अभी जो ये सारे काम जरूरी है वहां पे। एक बार ब्रजेश के पास फिर से चलते हैं। ब्रजेश बताएं। ब्रजेश, मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो हवा है वो काफी तेज चल रही है और इसी वजह से जो है ये नुकसान जो है, अभी ये सिर्फ शुरुआत है। इससे पहले मैं गांव में भी गया था, वहां पे भी मैंने देखा कि जो पेड़ हैं वो पेड़ गिर चुके हैं और साथ ही बिजली के खंभे भी जो है गिर रहे हैं, जिससे जो रिहायशी इलाके हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसानी की जो शुरुआत है वो साइक्लोन आने से पहले है। यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं, पेड़ हैं, वो भी गिर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं सीधी तरह से असर हो रही है क्योंकि साइक्लोन जो है, तूफान जो है वो काफी नजदीक आ चुका है। नजदीक आने की वजह से जो है इसका असर जो है यहाँ पे दिख रहा है। 100 किलोमीटर से कम का अंतर बाकी रह गया है और उसी वजह से जो है ये असर यहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा है। देखिए ये जो स्थिति है ये बयां करती है कि कैसा ये जो मतलब जो गति है हवा की वो कितनी विनाशक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जब नहीं रहेगा। ये हालात तब है जब चक्रवात अभी तक लैंडफॉल नहीं हुआ है। लैंडफॉल होने के बाद कैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि तब जो है वो गति 120 से 125 किलोमीटर तक की कही जा रही है। तो उस समय जो है वो बहुत ही जो विनाशकता होगी वो काफी होगी और जितने भी पोर्ट एरिया है जैसे कि कंडला है, मुंद्रा है, मांडवी है और जखो, वहां पे जो है जो नुकसान होगा उसकी कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो स्थिति है वो स्थिति किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि साइक्लोन ऐसी विनाशकता के साथ आएगा। कहा जा रहा है कि ये पिछले 50 सालों का सबसे विनाशक तूफान है कि जो गुजरात के तट पे आ रहा है। तो इसी वजह से जो है केंद्र सरकार भी इतना मॉनिटरिंग कर रही है और राज्य सरकार को भी जो है वो सख्त सूचनाएं दी गई थी ताकि जो है जब ये लैंडफॉल हो तब कम से कम जान माल का नुकसान हो पाए। इसीलिए तकरीबन 1 लाख लोगों को जो है वो स्थानांतरित किया गया है ताकि जो है जान माल का नुकसान कम से कम हो पाए। जी ब्रजेश, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपके साथ साथ, और एक बार सैटेलाइट वाली तस्वीर भी दिखा दीजिए। सैटेलाइट में भी दिख रहा है जैसा कि फॉर्मर एमडी साहब भी बता रहे हैं कि एकदम लग रहा है कि अब हिट कर रहा है। 1-2 घंटे में पूरी तरह से वो जो तटीय इलाके हैं वहां पे हिट कर देगा। असर उसका अभी से शुरू हो गया है और मुझे लगता है 6 बजे जब हमने लाइव शुरू किया था ब्रजेश, उसके बाद से अभी तक ही काफी तीव्रता बढ़ गई है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो रहा है वहां पर। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए जो तीव्रता है वो गति जो है, मैं वही बात कर रहा था कि हवा जो है वो काफी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से यहाँ पे खड़े रह पाना भी बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। और यही हालात जो है वो पिछले 1 घंटे से यहाँ पे है। लगातार जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है और लोगों को भी जो है इसीलिए घरों में रहने की सूचना दी गई थी कि उनको घरों में रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं या फिर क्योंकि सारे यहाँ पे जितने भी होर्डिंग्स थे सब भी हटवा लिए गए थे और होर्डिंग्स के साथ साथ पावर सप्लाई भी इसलिए बंद किया गया ताकि जो खंभे हैं बिजली के वो ना गिरे और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इसीलिए जो है एहतियातन के तौर पे सारा जो पावर सप्लाई है वो रोक दिया गया है। तो ये जो चीज है, जो हवाएं हैं वो सुबह से भी, सुबह जो स्पीड थी उससे काफी ज्यादा स्पीड है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से लगातार इसी जगह पे हूँ और यहाँ पे जो है वो देखा जा रहा है कि जो समंदर में जो तूफान है, समंदर में जो वेव है, जो करंट है, वो करंट जो है काफी बढ़ता जा रहा है और अभी जो टाइड्स हैं वो तकरीबन जो है काफी ज्यादा हो चुकी है। जो पिछले 3 दिनों से थी उससे ज्यादा उफान पे समंदर है। तो ये सारी चीजें हैं जो अब हमें ये गवाही दे रही है कि जो तूफान है वो तूफान काफी नजदीक आ चुका है और आने वाले कुछ घंटे, शायद 1 या 2 घंटे के अंदर ये तूफान जो है वो जखो पोर्ट के पास लैंड करेगा या फिर टकराएगा और उसके बाद कितनी विनाशकता होगी वो बयां कर पाना मुश्किल है। इसीलिए जो आर्मी है, नेवी है और कोस्ट गार्ड तीनों को जो है यहाँ पे स्टैंड बाय रखा गया है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे जो है वो पोर्ट है यहाँ का ओखा पोर्ट, तो वहाँ पे जो है कोस्ट गार्ड की 15 शिप है और साथ ही साथ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स रखे गए हैं ताकि जब लैंडफॉल हो जाए उसके बाद अगर रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो यहाँ वहां से तुरंत रेस्क्यू हो पाए। तो पूरी तरह से जो है सेना को तैयार रखा गया है और पीएमओ से सीधा मॉनिटरिंग जो है हर चीज का लगातार हो रहा है। गोपी, जल्दी से एक बार आपके पास आते हुए वहां पर क्या स्थिति है?
बिल्कुल, देखिए अंजना, आपको बता दूं कि मांडवी के अंदर अब जो सुबह से ही तेज हवाएं चल रही थी, अब हवाएं की जो स्पीड है वो यहाँ पे कम से कम 100-110 के आसपास चल रही है। तो वैसे में जो नुकसान है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो चुका है। लगातार यहाँ पे जो कच्चे स्ट्रक्चर है उसके गिरने की जो खबर है वो आ रही है। साथ ही जो बैनर्स है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये जो पूरा छोटा सा एक कच्चा स्ट्रक्चर था उसको यहाँ पे वो गिर गया है। और करीब यहाँ पे अगर पूरे गुजरात की बात करूं तो 90,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है। अगर अकेले कच्छ की बात करूं तो कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है अंजना। जब साइक्लोन टकराएगा, आज की रात है, मैं कह सकती हूँ कि गुजरात पे काफी भारी रात रहेगी। हालांकि नुकसान कितना होगा, किस हिसाब से होगा, उसका अंदाजा कल सुबह ही लग पाएगा, क्योंकि रात का वक्त हो जाएगा जब चक्रवात टकराएगा जखाऊ पोर्ट से, जिसको चलते कोटेश्वर जो इलाका आता है, चाहे नारायण सरोवर का इलाका हो, उसके बाद जखाऊ नखत्राना का इलाका आता है और फिर मांडवी का इलाका आता है। तो ये समुद्री जो किनारा है वहां पे ज्यादातर लोगों को खाली करवा दिया गया है। खास करके जखाऊ से लेकर जो कोटेश्वर का इलाका है वहां पे सबसे ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है। इसके अलावा जो लखपत का इलाका आता है, जब वो साइक्लोन है वो हिट करेगा जमीन को, उसके बाद सीधा लखपत का इलाका आता है, तो वहां पे भी लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है। ज्यादा से ज्यादा सरकार की भी यही कोशिश है कि ज्यादा कम से कम जानहानि यहाँ पे हो, किसी की भी जान न जाए इस पूरे चक्रवात में। उसके बाद जो कह सकते हैं कि जो नुकसान है, जो प्रॉपर्टी की नुकसान हो या सड़क का नुकसान हो या फिर जो बिजली के खंभों का नुकसान है, ये सारी चीजों को दोबारा से किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, उसको लेकर भी पूरी टीमें अभी से तैनात कर दी गई है। मैं आपको बताऊं अंजना, यहाँ पे जेसीबी को तैयार रखे गए, बड़ी क्रेन को तैयार रखी गई है, ताकि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है जिसके चलते सड़क बंद हो जाती है तो कहीं पे भी मेडिकल फैसिलिटी में बाधा ना आए, सड़क को बंद ना किया जाए। तो ये सारी चीजों की जो तैयारी है वो पहले ही कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से साइक्लोन को लेकर पिछले 5 दिनों से सरकार लगातार यहाँ पे इस इलाके में, प्रभावित इलाकों में अनाउंसमेंट कर रही है या कहीं पे भी लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर इश्यू किए थे, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं एक कोशिश हम जरूर सरकार की कह सकते हैं कि कोशिश ये की गई है कि कम से कम जान हानि हो, क्योंकि मनसुख मांडविया भी यहाँ पर है, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री, ये दोनों ही लगातार इस पे पैनी नजर रखे हुए हैं। तो कहीं पे भी और गोपी कुछ ही देर पहले हम डीजी एनडीआरएफ से भी बात कर रहे थे, ब्रजेश को भी दिखाइए, कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारी चीजें किया है। हम डीजी एनडीआरएफ से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से नजर रखी जा रही है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो आम लोगों से उन्होंने विनती की कि घरों के अंदर रहिए। कई बार लोग सेल्फी और फोटो खींचने के चक्कर में निकलते हैं और कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कुछ भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रजेश, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा ऐसी जगह पे आप चल जाएं जो कि थोड़ी सुरक्षित हो। आपके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, हवाएं बहुत तेज हो गई हैं, द्वारका में है ना, बहुत ज्यादा तेज हवाएं और बारिश हो रही है वहां पे। बिल्कुल, देखिए जो हवाएं हैं, साथ अब बारिश भी शुरू हो गई है, तो ये सुबह के मुकाबले काफी ज्यादा है। सुबह भी बारिश थी पर हवाएं इतनी तेज नहीं थी, तो अभी जो बारिश है वो ज्यादा लग रही है। और जो यहाँ पे तूफान है, वो तूफान की आहट यहाँ पे आ चुकी है कि कैसा रहेगा मंजर जब तूफान टकराएगा, क्योंकि जिस तरह से ये हवाएं चल रही हैं, 70-80 किलोमीटर की गति है, तब ये हाल है। तो जब ये 100 किलोमीटर से ज्यादा होगा तब कितना नुकसान होगा, कितनी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, क्योंकि उसका भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। और अब जो सरकार के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल की बात है या फिर जो सबसे बड़ा सवाल है वो वही रहेगा कि साइक्लोन हिट करने के बाद कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा और कैसे सब कुछ वापस रिस्टोर किया जाएगा, क्योंकि जो चीजें हैं, चाहे बिजली आपूर्ति की बात हो या फिर जो सड़क मार्ग है जिसको नुकसान होने वाला है, भारी जो तेज हवाएं और भारी बारिश की जो चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा, क्योंकि कच्छ में जो है लगातार सुबह से बारिश हो रही है और ये तूफान की वजह से जो है रेड अलर्ट घोषित किया गया है, वहां पे भारी बारिश होगी। द्वारका में भी रेड अलर्ट कहा गया था, पर इतनी भारी बारिश यहाँ तक अभी तक नहीं हुई है। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, पर अब तेज हवाओं के साथ जो बारिश आ रही है
वो चेहरे पे लग रही है। तो ये स्थिति जो है वो तेज हवाओं की वजह से है और इसी वजह से जो लोगों को घर में रहने के साथ साथ जो पावर सप्लाई बंद किया गया उसका बड़ा रीजन भी यही था कि हवाओं के चलते जो है कोई बड़ी अनहोनी घटना न बने, उसके लिए ये पूरी तैयारियां की गई है। बिल्कुल, आप बने रहिए, सुरक्षित रहिएगा। जनरल बंसल, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि आप एनडीएमए के सदस्य भी रह चुके हैं। नेचर से मुकाबला करने की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आपको पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाएगा, कब तीव्रता बहुत बढ़ सकती है, कब क्या हो सकता है। लेकिन अब ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिसकी वजह से हम काफी हद तक ये जान सकते हैं कि कब, कहां, किस इंटेंसिटी से कैसे होगा। किस तरह से असेस किया जा रहा है अगले 6-8 घंटे कितने इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? माफ कीजिएगा जनरल दत्ता, आई एम सॉरी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि चक्रवात जो साइक्लोन है ये एक ऐसा डिजास्टर है जो हमें आज के दिन में 72 घंटे से ज्यादा की अर्ली वार्निंग देता है। हाँ। क्योंकि हमारे सैटेलाइट हैं जो जिनके माध्यम से हमको पता चल जाता है। हाँ। हमारे इनसैट 3D, इनसैट 3DR और इंटरनेशनल सैटेलाइट्स, तो 72 घंटे से हमको वार्निंग मिलती चली आ रही है। वार्निंग पीरियड लगातार, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है, एडवांस में एनडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं। प्रधानमंत्री जो एनडीएमए के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं वो खुद इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो अभी जो एहतियाती कार्रवाई करनी थी वो पूरी हो गई। अभी हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं कि अभी जब ये लैंडफॉल करेगा उसके बाद वो कितनी स्पीड, कितनी इंटेंसिटी, कितनी टाइडल वेव्स की हाइट होगी, कितने इंडेंटेशन होगी, कितने इलाके के अंदर पानी जाएगा, उसका ये नतीजा हमको मिलेगा। लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। अभी उम्मीद है कि कम से कम नुकसान हो, उसके ऊपर हमारा कोई काबू नहीं है। हमने जितना प्रिकॉशनरी मेजर थे वो पूरे ले लिए, बोट्स को निकाल दिया, फिशरमैन को बुला लिया, उन लोगों ने अपनी बोट्स को बांध दिया। लेकिन जो कच्चे मकान हैं, जो आपके बिजली के टावर हैं, जो आपके टीवी टावर्स हैं, आपके मोबाइल जो टावर्स हैं, ये 100% इफेक्ट होंगे। और ये जब साइक्लोन अपना असर दिखा के गुजरेगा तो उसके बाद रिस्पॉन्स जो हमारी होगी, कई लोग जख्मी हो गए उनको बचाना है, कोई इंटरनेशन हो गई, कहीं पानी भर गया वहां से लोगों को रेस्क्यू करना है, यहाँ सड़कें जो बंद होगी उनको खोलना है, बिजली जो चलेगी उसको ठीक करना है। तो ये कार्रवाई होगी रिकवरी। आशुतोष, क्या दिखा रहे हैं आप वहां पर? बहुत तेज हो गई है हवाएं। आशुतोष, अंजना, हवा काफी तेज थी और उसके चलते जो है नुकसान सड़कों पर मैं वही जायजा ले रही। देखिए कई जगहों पर जो है पेड़ हैं वो तिनकों की तरह, देखिए भारी भारी पेड़ जो हैं ये बिल्कुल तिनकों की तरह नीचे आ चुके हैं। अब एक एक करके धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है तूफान अपना प्रकोप। और धीरे आप समझिए कि जैसे जैसे ये रास्ते आगे बढ़ेंगे, और हम पूरा अभी इसी शहर का मुआयना करने के लिए निकले थे, तो कई जगहों पर जो निचला इलाका है वहां पर जल जमा हो चुका था। और आगे जैसे जैसे जा रहे हैं इन सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ गिरे हुए हैं, और वो भी तब जबकि हवा जो है सिर्फ अपने शुरुआती दौर में है, जब भी इंटेंसिटी इसकी पूरी तरह आई नहीं है। अभी चक्रवात जो है वो ठीक से शुरू भी नहीं हुआ, ये सिर्फ उसका प्राइमरी इंपैक्ट है। देखिए अब थोड़ी देर में हम आपको फिर एक तस्वीर दिखाएंगे। बड़े बड़े पेड़ जो है जिस तरह से टूटे हैं ये बयां करता है कि आखिर ये तूफान अपने साथ क्या विपदा लेकर आया। और अभी ये सिर्फ अपने शुरुआती दौर में। आप देख पा रही हैं सड़कों पर जो तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल आप समझिए पूरा रास्ता है मांडवी शहर से आगे की ओर जाता हुआ प्रमुख रास्तों पर जितनी दुकानें आई हैं सब कुछ इसकी चपेट में आ चुका है। सब कुछ आप समझिए कि जैसे उखड़ चुका है। यहाँ पर सोचिए कई लोग थे, दुकान चलाते थे, सब्जी फल की सब दुकानें लगाते थे, और वो सब कुछ बिल्कुल गिर चुके हैं। रास्ते में हम सिर्फ बिल्कुल सुरक्षित रहिएगा, लेकिन अपने आप को आशुतोष, क्योंकि जो खतरा है वो बढ़ा है, अभी टला नहीं है। बहुत तेज हवाएं हो गई हैं और अभी से कम ये माना जा रहा है कि असर तटीय इलाके पर दिख रहा है। हालांकि 1-2 घंटे के अंदर वो हिट भी करेगा तटीय इलाके को जखाव में, और उसके बाद से 6-8 घंटे उसके बाद भी असर रह सकता है इन इलाकों में।